नाजरीन, मेरा नाम है नूर अहमद मलिक और मैं हूँ एडवोकेट हाई कोर्ट और मैं हाजिर हूँ इस वक्त प्रोग्राम कानून की नज़र में के साथ। मेरा इस प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना सा है कि अवामुन नास के अंदर एक शऊर उजागर करूँ और रोज़मर्रा के कवानीन के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात लोगों तक पहुँचाऊँ। हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिनका हमें इल्म भी नहीं होता और हम कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं। और कानून का शिकंजा जब एक बार किसी को अपनी गिरफ्त में ले ले तो उससे निकलना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं होता। और उस वक्त ये बात कहना कि मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कोई मायने नहीं रखती। बहुत मशहूर मैक्सिम है, मैक्सिम यानी कहावत, कानून की ज़बान में उसे मैक्सिम कहते हैं। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। कानून का ना जानना कोई बहाना नहीं है। मेरा कहने का हरगिज़ ये मकसद भी नहीं है कि आप कानून की तमाम किताबें पढ़ लें और उन्हें याद रख लें, बल्कि सिर्फ इतना सा है कि कुछ चीज़ें हैं जो इंसान जानना चाहता है और उसे जाननी चाहिए और उसको इल्म होना चाहिए। ट्रैफिक के कवानीन सबको पता होने चाहिए। अगर रोड पे आप निकलते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, गाड़ी लेकर चला रहे तो आपका क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ी का होना चाहिए, गाड़ी के कागजात पूरे होने चाहिए। इसी तरह और बहुत सारे लवाजमात हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़ॉलो करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उनको फॉलो करना, इसी तरह की सारी बातें हमारे हुकूक हैं। कंज्यूमर राइट्स के तहत उन्हें प्रोटेक्शन हासिल है, मगर कितने लोगों के इल्म में ये बात है कि उन्हें कंज्यूमर राइट्स किस तरह अपने अवेल करने हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं मगर लोग सुनना नहीं चाहते या जानना नहीं चाहते, या जो बता रहा है वो बता सही नहीं पाता। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि जो भी प्रोग्राम इस तरह के मालूमाती हों वो आपकी ज़िंदगी में अच्छा ही इम्पेक्ट डालेंगे, इंशाल्लाह अच्छा असर डालेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप 100% सारे कवानीन सीख जाएं और उन्हें फ़ॉलो करें और उनके ऊपर 100% कवानीन को फ़ॉलो करना ज़रूरी है। सीखेंगे, मालूमात हो जाएगी तो आप उसको फ़ॉलो करना भी सीख जाएंगे। जैसे कि निकाह, एक निकाह का होता हमारे यहाँ सिलसिला है, तो क्या सबके इल्म में नहीं कि निकाह किस तरह होता है। एक निकाहनामा होता है, उसका फॉर्म फिलअप किया जाता है, गवाह मौजूद होते हैं, उनके बीच में दुल्हा दुल्हन से पूछा जाता है, दस्तखत होते हैं और उस निकाहनामे को रजिस्टर कराया जाता है। अब जब निकाह हुआ तो औलाद भी होनी है, पैदाइश होती है, और उस पैदाइश से हम पर वो तमाम कवानीन लागू हो जाते हैं जो इस दुनिया में राइज हैं। हर मुल्क के अपने कवानीन होते हैं, हर मुल्क का अपना रिवाज, रस्म व रिवाज होता है। पाकिस्तान के अंदर जो कवानीन हैं मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा, उनके बारे में बताने की कोशिश करूँगा और जहाँ तक हो सका इत्मीनान दिलाऊँगा आपको कि आप ये कानून जान गए। सबसे पहले हम बात करते हैं निकाह के ऊपर। प्रोग्राम को मैं कुछ सेगमेंट्स में तकसीम करूँगा। सबसे पहले निकाह की बात करूँगा आज के इस प्रोग्राम के अंदर, निकाह क्या होता है, निकाहनामा क्या होता है। दैन मैं बात करूँगा खुला और तलाक। उसके बाद मैं बात करूँगा गार्जियन एंड वार्ड्स के ऊपर। तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह। अगर आप लोगों का ताउन रहा, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों ने उसे मुझे पजीराई दी और उसे पसंद किया प्रोग्राम को, तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक मुंतकिल कर सकूँ आसान अल्फाज के अंदर। ज़्यादा मुश्किल बातें ना करूँ, बहुत सहल और आसान बातें करके आप तक तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। निकाह के लिए, या यूँ कहिए मुसलमान ख़ानदानों के लिए, हमारे मुल्क में मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 मौजूद है, जिसमें मुसलमान ख़ानदानों के लिए निकाह, तलाक, खुला, दूसरी शादी वगैरह वगैरह जैसे कवानीन को डिस्कस किया गया है। निकाह बुनियादी तौर पर एक मुआहदा है, दो लोगों के दरमियान, मर्द और औरत के दरमियान एक मुआहदा है, जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी एक साथ गुजार सकते हैं, एक साथ रहने का हक़ उन्हें हासिल हो जाता है और अपनी फैमिली को बढ़ा सकते हैं। और ये एक शरई मामला है जिसको एक डॉक्यूमेंट की सूरत में ले आएँ ताकि कोई प्रॉब्लम आगे चलकर ना हो। निकाह के लिए हर वार्ड में यानी इलाके में एक निकाह रजिस्ट्रार मौजूद होता है, जिसे यूनियन काउंसिल अपॉइंट करती है और लाइसेंस का इजरा करती है। उस निकाह रजिस्ट्रार का ये काम होता है कि वो निकाह का रिकॉर्ड, जो निकाह हुआ है उसका रिकॉर्ड जाकर यूनियन काउंसिल में जमा करा दें ताकि वक्त ज़रूरत वो काम आ सके। उसकी एक मुकर्रर करदा फ़ीस होती है जिसे अदा करना पड़ता है, उसके बाद वो जमा हो जाता है और निकाह का एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, रजिस्टर्ड शुदा सर्टिफिकेट मिल जाता है। निकाह रजिस्ट्रार की ड्यूटी होती है कि निकाह फॉर्म को अच्छी तरह फिल करे, यानी पुर करे, क्योंकि इस फॉर्म से विरासत के हकूक़, बच्चों के पैदा होने वाले बच्चों के कानूनी हैसियत वगैरह वगैरह तय होती है।
इसी फॉर्म से तय होता है कि हक महर कितना और किस तरह अदा करना है। मसलन हक महर मुअज्जल है या गैर मुअज्जल है, इसके अलावा निकाह में क्या शराइत तय हैं, और इन बातों की कानूनी हैसियत बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा तलाक का हक बीवी को तफवीज़ किया है कि नहीं किया, इस तरह की और भी बहुत सारी बातें होती हैं जिनका जिक्र इस निकाह फॉर्म के अंदर होता है। मैं अब आपको निकाह फॉर्म पढ़कर सुनाता हूँ कि कहाँ से लेकर कहाँ तक क्या बातें हैं और किस तरह हैं। जैसे कि सबसे पहले उसकी हेडिंग है मुस्लिम ख़ानदानी क़वानीन के ऑर्डिनेंस मजरिया 1961 के तहत वज़ा किए हुए कवायद के कायदा नंबर 8 और नंबर 10 के तहत मुजवज़ा फॉर्म निकाह नामा। इसके कॉलम सीरियल नंबर 1 से लेकर तकरीबन सीरियल नंबर 12 तक दूल्हा दुल्हन के कवायद, गवाहों के कवायद लिखे जाते हैं। इसमें एक बात और ख़ास तौर पर लिखी जाती है जो कि सीरियल नंबर 5 पर है कि आया दुल्हन कंवारी है या बेवा या मुतल्लका है। ये इसलिए ज़रूरी है कि कंवारी है तो कोई इशू नहीं, अगर वो बेवा है या मुतल्लका है तो ऑब्वियसली हो सकता है कि उसकी कोई औलाद भी हो। अब जब औलाद है तो लेजिटिमेसी और उसके लीगल हकूक़, जो कानूनी हकूक़ है विरासत के, वो भी लागू हो जाते हैं। तो उससे इल्म हो जाता है कि जिस वक्त शादी हुई उस वक्त औरत की पोजीशन क्या थी। इसके अलावा 12 नंबर जो सीरियल है उस पर शादी होने की तारीख जो है वो लिखी जाती है, किस तारीख को शादी है। अब आता है हक महर का मामला जो कि सीरियल नंबर 13 से शुरू होता है। 13, 14, 15 ये वो कॉलम्स हैं या वो सीरियल नंबर्स हैं, वो लाइंस हैं जिसके ऊपर हक महर के बारे में लिखा जाता है कि हक महर कितना है, आया मुअज्जल है, गैर मुअज्जल है, कितना अदा कर दिया, कितना अदा करना है। एक बात वाज़ेह कर दूँ यहाँ पर कि अगर निकाह फॉर्म के अंदर ये नहीं लिखा जाता है कि हक महर किस तरह अदा करना है, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हक महर अदा करने का तरीका ही कोई नहीं है। बिल्कुल है, मौजूद है हक महर। इसमें इसका मतलब ये हुआ कि हक महर जब तलब किया जाए, इंदुल तलब, ऑन डिमांड, आपको अदा करना पड़ेगा। जब उसका जिक्र ना हो कि कितना देना और किस तरह देना है, यानी हक महर देना कितना है वो तो तय शुदा रकम होती है कि ये रकम उन्हें देनी है। आया हक महर की जगह हम कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी का जिक्र भी होता है और उसकी कीमत जो फ़रीक़ैन के माबैन तय होती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई 1 करोड़ रुपये हक महर देता है, अमूमन ऐसा होता नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत रिवाज है कि बहुत मिनिमल सा दिया जाता हक महर। बहरहाल मगर जो करते हैं, जो माशाल्लाह अल्लाह ने को दिया साहिब हैसियत होते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ भी रखवाते हैं, तो बड़ी बड़ी रकम लिख देते हैं उसके अंदर कि हमने दिए, तो उसकी जगह पे प्रॉपर्टी बताते हैं कि इस रकम की जगह जो मैं कैश नहीं दूंगा ये प्रॉपर्टी दे दूँगा, तो उस प्रॉपर्टी का जिक्र होता है और उसकी कीमत तय हो जाती है कि 1 करोड़ हक में आ रहा तो 50 लाख का फ्लैट दे दिया, बाकी 50 लाख जो है इस तरह हम कर देंगे, इस तरह दे देंगे, कोई मामला तय हो जाता है। इसके अलावा कोई ख़ास शर्त अगर कोई है, यानी कोई ख़ास शर्त इसके अलावा कोई लिखी जाए इस मामले के लिए, तो वो भी लिखी जाती है। अब सीरियल नंबर 18 पे आया शोहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ औरत को यानी बीवी को तलाक का हक दिया जाता है। सिर्फ मर्द को तलाक देने का हक हासिल नहीं है इस कानून के तहत। इस कानून के तहत औरत को भी तलाक देने का हक हासिल है। तो उसमें यहाँ लिखा जाता है कि बीवी को तफवीज़ कर दिया है, नहीं कर दिया है तो लिखा जाएगा हाँ, अगर नहीं तो नहीं। अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत। अब यहाँ पे शराइत ये होती है कि क्या शराइत होंगी जिसके तहत वो तलाक दे सकती है। अब वो शरई से शराइत ही होती है और जायज़ शराइत होती हैं अमूमन। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी शर्त अगर लिख दी जाए तो एक अलग बात है। तो यहाँ कुछ शर्तें लिखी जाती कि भाई ये होगा तो ये होगा तो इस तरह हम तलाक दे देंगे, या ये मसला है तो ये मसला है। आया शौहर के तलाक के हक़ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है। ये एक ऐसा कॉलम है जिसके तहत शौहर को पाबंद किया जाता है कि वो तलाक ना दे सके। जैसे मिसाल के तौर पर अगर वो तलाक देना चाहता है तो लिख दिया जाता है अमूमन के 10 लाख रुपए देगा या 50 लाख रुपए देगा। इतनी हैवी रकम लिख दी जाती है अमूमन, जो मेरी प्रैक्टिस में नज़र आता है मुझे, कि शौहर तलाक देते हुए सोचता है कि मैं तलाक दूँ या नहीं दूँ। और ये लीगल डॉक्यूमेंट है, इसकी इन्फोर्समेंट होती है एग्जीक्यूशन के तहत। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिखत है, ये लिखत बहुत कीमती है। सबसे इम्पॉर्टेंट लिखत यही है शादी के बाद। निकाह जब हुआ, निकाह फॉर्म सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें जो लिखा जाता है उसकी हैसियत कानूनी होती है। अच्छा, आया शादी के मौके पर महर व नान नफ़का वगैरह से मुतालिक कोई दस्तावेज़ तैयार की गई, अगर की गई तो उसे मुख्तर मुंदरज करें, लिख दें। ये 20 नंबर पे है, सीरियल नंबर 20 पे, कि शादी के मौके पर कोई महर व नान नफ़का की शर्त है। नान नफ़का वगैरह होता है कि हम क्या देंगे मंथली बेगम को, कुछ देंगे एक्स्ट्रा पैसे या नहीं देंगे, या बस सिंपल लाइफ से गुजारते हैं अमूमन हम लोग।
اپنی مرضی سے دیا نہیں دیا لیا نہیں لیا جو بھی ایکس وائی زی، تو یہاں کچھ شرط اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں دولہے کی کنڈیشن آتی ہے کہ آیا دولہا کے یہاں پہلے سے کوئی بیوی موجود ہے، کہ ابھی کالم نمبر 5 میں پڑھا تھا کہ عورت متعلقہ ہے یا بیوہ ہے، تو یہاں یہ دولہے پہ آ گئی کہ اس کی اس اندراج سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے، یعنی اس کی شادی آلریڈی موجود ہے۔ اگر شادی ہے آلریڈی اور دوسری شادی کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا اس نے ثالثی کونسل جو 1900 یہ جو قانون میں نے بتایا تھا ابھی مسلم خاندانی قوانین کے آرڈیننس ہے، اس کے تحت ثالثی کونسل سے کوئی اجازت نامہ حاصل کر لیا ہے، تو بہت ضروری ہے اجازت نامہ لینا بہت ضروری ہے ثالثی کونسل سے۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ کو اجازت نامہ لینا پڑے گا اور اس میں تاریخ وغیرہ لکھنا پڑے گی کہ کس تاریخ کو آپ نے دوسری شادی کی اجازت لی۔ اگر یہ تمام شرائط پوری نہیں ہوتی تو دوسری شادی کرنے کا حق شوہر کو حاصل نہیں رہتا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، کارروائی ہو سکتی ہے، جس کے تحت اسے سزا بھی ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل 50,000 روپے جرمانہ اور 1 سال سزا غالباً ایسے ہی کچھ چل رہا ہے۔ تو یہ ہے معاملہ، تو یہ ہے نکاح نامہ، جس کے بارے میں لوگ کم جانتے ہیں۔ عموماً نکاح نامہ فارم فل اپ تو کر دیتے ہیں اور عموماً جو شرائط میں نے پڑھ کر سنائی ہے خاص کر کے ان پہ کاٹس کا نشان لگاتے ہیں، نہیں کراس کر دیتے ہیں، کاٹ کے پھینک دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ بہت اہم حصہ ہے یہ، ہمارے رواج میں شامل نہیں ہے کہ اس سب شرائط کو مانا جائے، مگر کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا ان تمام شرائط کو رائج کریں۔ میرا پروگرام آج اس نکاح نامے سے متعلق تھا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ اچھے پروگرام بنا کے پیش کروں۔ اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آیا تو ضرور لائک کیجیے گا، مجھے میسج کیجیے گا کوئی بات ہو، اور حوصلہ افزائی کرنے کا شکریہ۔